Hey everyone, welcome to my YouTube channel Triune Classes। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है जिसे हम सेल कहते हैं। इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, जो कि पार्ट है ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री, की स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया अंडर अ सेल्फ मेड और वी कैन से सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने कॉर्क की थिन स्लाइसेस ली और पाया कि कॉर्क स्लाइस में कंपार्टमेंट्स या बॉक्सेस के स्ट्रक्चर्स थे और ये बॉक्सेस हनीकॉम के जैसे लग रहे थे। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि हर एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड था बाय अ वॉल और पार्टीशन। तो हुक ने हर एक बॉक्स के लिए टर्म यूज़ की सेल। अब हुक ने जो ऑब्जर्व किया कि ये बॉक्सेस और सेल्स जो हैं कॉर्क में, ये एक्चुअली डेड सेल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को ऑब्जर्व किया जा सकता था सिर्फ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए। तो ल्यूवन हॉक जी ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से 1674 में लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन पॉन्ड वाटर। अब जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वहीं किसी भी बिल्डिंग में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी? ब्रिक होगी, राइट। अब जो भी बिल्डिंग्स होती हैं जो ब्रिक से मिल बनती हैं, क्या वो सिमिलर डिज़ाइंस की होती हैं? नो, दे आर ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइजेस। सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे से डिफर करते हैं, बट सभी सेल से बने हुए हैं। तो सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। वहीं सेल्स भी डिफरेंट शेप एंड साइजेस की होती हैं। दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड मे वेरी फ्रॉम cell of one organ to the other in the same organism. Generally, cells round, spherical या elongated होती हैं, but कुछ cells long and pointed होती हैं दोनों sides पे, जिन्हें कि हम spindle shape कहते हैं, as you can see from the diagram here। जबकि कुछ सेल्स काफ़ी लॉन्ग होती हैं। जो शेप और साइज होती है सेल्स की, वो रिलेटेड होती है उनके स्पेसिफिक फंक्शन से दैट दे परफॉर्म। कुछ केसेस में शेल शेप मोर और लेस फिक्स्ड होती है एंड पेक्यूलियर होती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। कुछ सेल्स एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड क्लेमाइडोमोनास। वहीं जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, उसकी शुरुआत भी एक सिंगल सेल से होती है, विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। और जो फर्टिलाइज्ड एग सेल होती है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती है और जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है। A single celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces। वहीं ये वाले जो functions मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, they are carried out by a group of specialized cells forming different tissues। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी भी सेल का साइज मिलियंथ ऑफ अ मीटर जितना स्मॉल भी रह सकता है या फिर एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स लार्ज भी हो सकता है। वैसे मोस्टली सेल्स माइक्रोस्कोपिक इन साइज होती हैं, यानी कि इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इनको हमें लार्ज और मैग्नीफाई करके देखना पड़ता है, जो कि पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो इन्हें हमें लार्ज और मैग्नीफाई करके देखना पड़ता है बाय अ माइक्रोस्कोप। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है उसका जो साइज़ है वो है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि बैक्टीरिया में होती हैं। वहीं लार्जेस्ट सेल दैट इज द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच दैट मेजर्स 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। सेल्स के साइज़ का कोई लेना देना नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं बॉडी का, चाहे वो फिर प्लांट हो या एनिमल हो, उसके साइज से। तो जो साइज़ होता है सेल का, दैट इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स जो होती हैं, चाहे वो फिर एलिफेंट की नर्व सेल हो या फिर रैट की नर्व सेल, दोनों में ही लॉन्गर ब्रांच रहेंगी और सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। See this figure here, regardless of the size of the onion, जो cells हैं onion peel की, they are all similar. They are having small structures. What is a cell made up of?
What's the structural organization of a cell? तो सेल में स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जब हम किसी भी सेल की स्टडी करेंगे ना अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो हम पाएंगे कि 3 फीचर्स ऑलमोस्ट हर एक सेल में होते हैं। स्ट्रक्चरली जो सेल है दैट कंस्टिट्यूट्स द 3 बेसिक कंपोनेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। फिर सेकेंड वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर या उनका इंटरेक्शन जो होता है सेल का उनके एनवायरनमेंट के साथ, वो सब पॉसिबल है इन फीचर्स की वजह से। तो अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल को डिटेल में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एनक्लोज्ड होते हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। Plasma membrane is porous and allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. तो it prevents movement of some other materials. तो सेल मेम्ब्रेन को इसलिए हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वायरसेस को छोड़ करके एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और फंगल सेल्स, इन सभी में सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं एज देयर आउटर कवरिंग। तो सेल मेम्ब्रेन का मेजर फंक्शन है टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन एक आउटर थिक लेयर होती है प्लांट सेल्स में, जिन्हें हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल्स पर्टिकुलरली प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी या कुछ आर्की में पाई जाती है। एनिमल्स और प्रोटोजोअन्स में सेल वॉल्स नहीं होती हैं। सेल वॉल का काम होता है सेल्स को शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये प्रोटेक्ट करता है सेल्स को किसी भी आउटसाइड अटैक या इन्फेक्शन से। बात करें यदि न्यूक्लियस की, तो इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है एज इट एक्ट्स एज अ मेजर कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये जनरली स्फेरिकल या इलिप्टिकल होता है शेप में। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिन ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्राइमरी या प्रिमिटिव, वहीं कैरियोट या कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और जिन ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। यू इक्वल्स टू ट्रू एंड कैरियोन इक्वल्स टू न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, वहीं कैरियोन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं और ये जीन्स हेल्प करते हैं इन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। Protoplasm is called the living substance of the cell. Protoplasm term दी थी पुरकिंजी ने in 1839. It is basically composed of a mixture of small molecules such as nucleic acids, proteins, lipids and polysaccharides. तो सेल में ना फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है ऑफ विस्कस नेचर जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो साइटोसोल साइटोप्लाज्मिक लिक्विड होता है जो कि इनसाइड द सेल्स में देखने को मिलता है एंड इट इज सेपरेटेड इन द कंपार्टमेंट्स बाय मेम्ब्रेन्स। हर एक सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो अपने स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टर्स एंड वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी होती है स्ट्रक्चर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं टू इट्स सरफेस। राइबोसोम्स जो है दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। इट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम acts as waste disposal and cell cleansing system by digesting unwanted materials. It has some digestive enzymes in the membrane bound sacs that break down foreign material entering the cell. They also break
down the worn out cellular components. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी हम कह सकते हैं, तो इसे डिस्क्राइब किया गया था फर्स्ट टाइम बाय कैमिलो गोल्गी। गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का सिस्टम है जो कि अरेंज्ड है अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स, जिन्हें सिस्टर्न्स कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन्स अक्सर कनेक्शन में होती हैं विद मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन होता है टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स जनरेटेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। गोल्गी बॉडीज़ में कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर्स की भी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द सिंपल शुगर्स। वहीं गोल्गी बॉडीज़ सेल वॉल की फॉर्मेशन में तो हेल्प करती ही हैं, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। एंड इस पे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है दैट विच सेल ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। बात करें यदि हम लाइसोसोम्स की, तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का। लाइसोसोम सेल को साफ सुथरा रखने में मदद करता है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज। लाइसोसोम्स में पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल में, और ये एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस के दौरान सेल्स डैमेज हो जाती हैं और लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो खुद के सेल्स को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस करके ही इन्हें सुसाइडल बैग्स या डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है, या फिर एटम बम ऑफ द सेल भी इसको बोल देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट्स एज द सेल्स पावर प्रोड्यूसर, तो इसे पावर हाउस या पावर प्लांट ऑफ द सेल कहा जाता है। जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ is released by mitochondria in the form of ATP, that is adenosine triphosphate molecules, and ATP is known as the energy currency of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इस करके ही ये खुद के कुछ प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। बात करें यदि हम प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स और एल्गी में ही मिलते हैं। प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड बाय द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो क्वेश्चन जो आपका यूजुअली फ्रेम किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं 4, तो उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो द आंसर वुड बी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट, प्लास्टिड्स 3 टाइप्स में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज योर क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और जिन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट या कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम पढ़ते हैं विक्यूल्स के बारे में। विक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। विक्यूल्स स्मॉल साइज्ड होते हैं एनिमल सेल्स में, वहीं प्लांट सेल्स में बहुत बड़े विक्यूल्स होते हैं। सेंट्रल विक्यूल ऑफ द प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। प्लांट सेल्स में विक्यूल्स फुल होते हैं ऑफ सेल सैप एंड दे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्स में, तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो इसमें 2-3 डिफरेंसेस भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनमें सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस ये सभी नहीं होते। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इट इज़ वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो जेनेटिक मटेरियल के कंटेक्स्ट में यदि बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है एंड फ्रीली लाई करता है इन साइटोप्लाज्म, यानी कि कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वी ऑलरेडी नो इट। एंड यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है दैट इज़ लीनियर एंड इज़ कंटेन्ड इन अ न्यूक्लियस।
यूकैरियोटिक सेल्स फर्दर कैटेगराइज्ड हैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में। तो इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। और इनके डिफरेंस में तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी 2020 में क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है, जिसमें उसने 3 स्टेटमेंट्स दे दी थी और पूछ लिया था कि करेक्ट बताइए विद रिगार्ड टू दैट क्या होगा। एनिमल सेल्स में थिन फ्लेक्सिबल लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में थिक रिजिड और डेड सेल वॉल हमें देखने को मिलती है इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जनरली इन और नियर द सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है। वहीं प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज पुश टू वन ऑफ द साइड इन द पैरिफेरल साइटोप्लाज्म। और बात करें यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटेक्स्ट में, तो एनिमल सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एबंडेंट होती है, वहीं प्लांट सेल में इट इज स्पार्स। और क्रोमोसोम्स एनिमल सेल्स में स्मॉलर इन साइज होते हैं, वहीं प्लांट सेल में दे आर लार्जर इन साइज। फिर बात करें ग्लाइऑक्सिसोम्स की, तो एनिमल सेल्स में ग्लाइऑक्सिसोम्स नहीं होते जबकि प्लांट सेल्स में होते हैं। एनिमल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, वहीं प्लांट सेल में कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं जबकि प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स जनरली नहीं होते। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल्स में इट इज एब्सेंट। एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में ना छोटे वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं। प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में ऑब्वियसली प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, जिनके हमने 3 टाइप्स भी देखे थे। एंड गोल्गी बॉडीज जो है दे आर प्रोमिनेंट इन हाईली कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल, वहीं प्लांट सेल में सब यूनिट्स ऑफ गोल्गी apparatus आर प्रेजेंट, जिन्हें डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। सो विद दिस अपना लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।